दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है रुद्रप्रयाग का आदमखोर। जिम कॉर्बेट साहब द्वारा लिखी गई किताब। पिछला भाग हमने खत्म किया था तीर्थ यात्रा वाला, वो पहला चैप्टर था। अब हम दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी उत्तरांचल डायरीज में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। दोस्तों, ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे वीडियो में चलते हैं, सीधे कहानी में चलते हैं। आतंक शब्द छोटी छोटी बातों में इस्तेमाल होते होते इतना घिस गया है कि अब इसकी सही मायने में ज़रूरत पड़ती है तो ये शब्द छोटा पड़ जाता है, बौना पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको उस आतंक का वास्तविक अर्थों में एहसास दिलाना चाहता हूँ जो गढ़वाल के उस 500 वर्ग मील क्षेत्र के लोगों ने झेला, जहां वो आदमखोर सक्रिय था। इन लोगों के अलावा हर साल 60,000 श्रद्धालु उन्होंने भी आतंक भोगा, जो 1918 से लेकर 1926 तक यहां तीर्थ यात्रा पर आए। ये स्थानीय निवासी और तीर्थयात्री किस आतंकी के साए में रहे, इस बारे में थोड़े उदाहरण बताते हैं जिम कॉर्बेट साहब, वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, कोई भी कर्फ्यू इतनी शक्ति से नहीं लगाया गया और न इतनी निष्ठा से उसका पालन किया गया कभी, जितनी कड़ाई से नरबख्शी बाघ ने रुद्रप्रयाग में लागू किया। दिन की रोशनी में तो सामान्य जनजीवन रहता था, कोई दिक्कत नहीं रहती थी, सब कुछ चलता फिरता रहता था। गांव वाले खरीद फरोख्त करने के लिए दूर दराज बाजारों में जाते थे या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाते थे। महिलाएं जो हैं मवेशियों के लिए घास लकड़ी काटने पहाड़ी ढलानों पर जाती थी। बच्चे स्कूल जाते थे या बकरियां चलाने या सूखी लकड़ियां लेने जंगल चले जाते थे। सामान्य दिनचर्या, दिन भर। यात्री अकेले या टोलियां बनाकर गर्मी के दिनों में बद्री केदार तीर्थ की यात्रा पर जा रहे होते थे या लौट रहे होते थे, तो दिन भर बड़ा सामान्य सा रहता था। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम दिशा में पहुंचता, क्षितिज पर पहुंचता, काली छाया बढ़ने लगती, उस क्षेत्र के लोगों का व्यवहार एकदम बदल जाता था। बाजार या दूर दराज के गांव में गए लोग जल्दी जल्दी घर लौटने लगते थे। घास के बड़े बड़े बोझ तले महिलाएं, आपने देखा होगा कितना बोझ होता है घास का, पहाड़ों से नीचे से अपने तेजी से घर की तरफ आने लगती थी। बच्चे भी जो स्कूल से घर लौटते या बकरियों के साथ या सूखी लकड़ी लेकर मस्ती मारते अपना आराम से आ रहे होते थे। उनकी जो मम्मियाँ थी, उनकी मदर्स थी, वो चिंता से उन्हें पुकारने लगती थी, अरे श्यामू, अरे रामू, अरे फलाना, अरे ढिमकाना, जो भी बच्चों के नाम रहते थे उनको आवाज़ दे दे करके जो है पुकारने लगती थी। अगर किसी स्थानीय व्यक्ति को कोई थका मांदा यात्री रास्ते में मिलता तो वो यात्री से यही कहता, तेजी से जाओ भाई, ताकि अंधेरा होने से पहले किसी चट्टी तक पहुंच सको, कहीं सुरक्षित स्थान तक पहुंच सको, किसी धर्मशाला में रुक जाओ, नहीं तो किसी के घर में रुक जाना। रात होती तो एक अजीब सा सन्नाटा पूरे क्षेत्र में पसर जाता था। कहीं कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। सब लोग दरवाजे बंद किए घर में कैद हो जाते थे। कितने ही परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने बचाव के लिए एक दरवाजे के अलावा एक दरवाजा एक्स्ट्रा और लगवा लिया था। जो यात्री किसी मकान के अंदर जगह पाने का, जिनको सौभाग्य कहूँगा मैं, सौभाग्य मिल जाता था वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिल पाता था वो बेचारे एक छप्पर में या किसी के छप्पर में एक दूसरे से सटकर रहने का जुगाड़ करते थे कि किसी तरह से नरभक्षी से बचें। लेकिन चाहे मकान के अंदर हो या छप्परों में, एक चुप्पी छाई रहती थी, एक सन्नाटा, एक पिन ड्रॉप साइलेंट, ताकि आवाज को सुनकर वो दुर्दांत आदमखोर ना आ जाए, दुर्दांत जो आदमखोर ना आ जाए।
पूरे गढ़वाल के लोगों और यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के मन में 8 वर्षों तक यही आतंक बुरी तरह से छाया रहा। एक खौफ भरा रहा लोगों के दिमाग में 8 सालों तक। जिम कॉर्बेट साहब कुछ उदाहरण देना चाहते हैं इसकी दुर्दांतता का, जिससे हमें आपको मालूम होगा कि आतंक के पीछे कारण क्या थे, किस कारण से इतना डरे हुए थे लोग। वो बताते हैं दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 14 साल थी, उसके माँ बाप मर चुके थे, एक चरवाहे का काम करता था और बकरियां चराया करता था। हर शाम को जब वो बकरियां चरा कर आता तो उसका मालिक उसे खाना देता था और उसके बाद वो बकरियों के साथ कमरे में एक बंद हो जाता था। ये जो कमरा था ये एक लंबे और 2 मंजिले मकान, डबल स्टोरी वाला मकान था। उसके ग्राउंड फ्लोर, भूमितल ग्राउंड फ्लोर पर था। ऊपर की मंजिल में उस लड़के और जो बकरियां थी उनका मालिक रहता था, और नीचे जो वो हॉल सा कमरा था उसमें लड़का और बकरियां रहती थी। लड़के ने कमरे के बाएं किनारे पर एक बाड़ सी लगा ली थी और बाड़ लगा करके अपने सोने की जगह बना ली थी, जिससे बकरियां उसको डिस्टर्ब ना करें, बकरियों के पांव या बकरियों की गंदगी उसके ऊपर ना पड़े। तो उससे अपने रहने की व्यवस्था एक बाड़ बना के कर ली थी और वो वहां पर आराम से अपना सो जाता था। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, एक ही दरवाजा था, और जब लड़का और बकरियां कमरे के अंदर चले जाते थे तो जो वो मालिक था वो दरवाज़ा बाहर से बंद करके सांकल लगा देता था। सांकल एक चेन होती है, वो लगा देता था, और उस सांकल की खूंटी में एक लकड़ी का गुटका ठूंस देता था, उसको ठोक ठोक करके टाइट कर देता था, जिससे सांकल अपनी जगह से हिल ना सके। और लड़का भी क्या करता था, अपनी सुरक्षा के लिए दरवाजे के अंदर से एक बड़ा सा पत्थर लगा लेता था कि दरवाज़ा मतलब दोनों तरफ से सेफ हो गया। हमेशा की तरह वो रात भी दरवाज़ा उसी तरह बंद हुआ। ये बात उस बच्चे के मालिक ने, उस बकरियों के मालिक ने जिम कॉर्बेट साहब को बताई, और उसकी बात इससे भी सिद्ध होती है कि दरवाजे के जो दरवाज़ा था उस पर पंजों के कई गहरे निशान थे। ये पॉसिबल था कि पंजे को जो है दरवाजे खोलने के लिए बाघ ने सांकल की खूंटी से जो लकड़ी का गुटका था उसको हटा दिया था। उसके बाद उससे सांकल खोली, दरवाजे को धक्का मारकर वो पत्थर भी हटा दिया, जो अंदर पत्थर था वो भी हटा दिया। अब दरवाज़ा खोल के अंदर घुसना उसके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब फ्री आराम से अंदर चला गया। अब सोचिए, एक कमरा जिसमें 40 बकरियां हैं, उसके बाद एक कोने में बच्चा सो रहा है। सोचिए बाघ कैसे अंदर घुसा होगा उस बच्चे के पास तक, उन बकरियों के पीठ के ऊपर चढ़ के या बकरियों के पाँव के नीचे से रेंगते हुए वो किस तरह से उस बच्चे तक पहुंचा होगा। और सिर्फ घुसा ही नहीं, अंदर जाके बच्चे को दबोच लिया। दिमाग बाघ का। अब क्या हुआ होगा कि बाघ जब दरवाजा को खोल रहा होगा तो आवाज तो हो रही होगी, नेचुरल सी बात है, संकल के गिरने की, दरवाजे को में मारने की आवाज तो हो रही होगी। लेकिन बाघ की खुशबू से बकरियां इतनी शोर कर रही होंगी, डर गई होंगी कि लड़का उस दरवाजे को खुलने की आवाज नहीं सुन पाया और वो सोया ही रह गया होगा। ये एक उम्मीद जिम कॉर्बेट साहब लगाते हैं। कमरे के अंदर उस लड़के को मारने के बाद जब उस बाघ ने दरवाजा खोला, अंदर घुसा, लड़के को पकड़ा, तब तक बकरियां सब कमरे से बाहर भाग गई। तो उस कोने से दरवाजे के पास जो इस छोर पे था यहां तक लाया, और यहां से लेकर के उसको अंधेरे में गायब हो गया। दूसरे दिन चढ़ने के कुछ देर बाद मालिक को अपने नौकर का, वही बच्चे का शव मिला। आश्चर्य की बात थी कि 40 बकरियों में से किसी भी बकरी पर कोई घाव या पंजे का निशान नहीं था। इमेजिन कीजिए कैसे उस बच्चे को ले गया, कितने खतरनाक तरीके से ले गया, कितनी सेफ्टी के बाद ले गया। अब दूसरा किस्सा इसी से तेंदुए का सुनिए। एक पड़ोसी अपने एक दूसरे पड़ोसी के पास हुक्का पीने के लिए आया था। दोनों दोस्त थे।
और जिस कमरे में वो बैठ के हुक्का पी रहे थे वो कमरा जो अंग्रेजी का एल होता है ना, वर्ड अल्फ़ाबेट एल, उस आकार का था। यहाँ पर दोनों आदमी दीवार से पीठ सटाए फर्श पे बैठे हुए थे, हुक्का हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अपनी गपशप करने पे लगे हुए थे। उनके पास ही दरवाजा था जो भेड़ रखा था, खाली भिड़ा हुआ था, क्योंकि वहां रिस्क नहीं था, क्योंकि उस रात से पहले उस गांव में बाघ ने कोई आदमी नहीं मारा था, कोई एक्टिविटी नहीं करी थी, तो उनको कोई डर नहीं था। उन्होंने दरवाजा ऐसे भेड़ रखा था, अंदर बैठे हुए थे। कमरे में अंधेरा था और पहले वाले ने अपने दोस्त को हुक्का पकड़ाया ही था कि हुक्का जो है फर्श पे गिर गया। अब जलता हुआ कोयला और तंबाकू फर्श पे बिखर गया। वो अपने दोस्त को सावधानी से हुक्का उठाने को कह रहा था, ताकि जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो कमरा आग ना पकड़ ले, कंबल अम्बल बिस्तर उस्तर आग ना पकड़ ले। अब वो आदमी झुका और कोयले उठाने लगा, कोयला और वो जो तंबाकू था वो उठाने लगा। और उसे जब ऐसे करके सर उठा के देखा तो उसने देखा कि चांद की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई पड़ी जो उसके दोस्त को दरवाजे से बाहर ले जा रही थी। ये जब घटना को जिम कॉर्बेट साहब को वो सुना रहा था तो वो बोला कि साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैंने अपने दोस्त की इतनी आवाज भी नहीं सुनी जितनी सांस लेते हुए होती है। हालांकि मेरा दोस्त मेरे से हाथ भर की दूरी पर बैठा था, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब तक बाघ चला नहीं गया मैंने प्रतीक्षा की, फिर और दरवाजे तक आया और जल्दी से उसे ढक के संकल लगा के उसको मैंने लकड़ी लगा के फंसा के बंद कर दिया। मैं बचा तो सकता नहीं था, अपने को बचाना जरूरी था, तो वही उसने भी किया। तो मतलब पता नहीं चला, सामने से बगल से उठा ले गया आदमी को। अब तीसरी घटना का जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं। तीसरी घटना जो है, ये एक गांव के प्रधान की घरवाली को की है, उसको बुखार आया हुआ था। उसकी जो सेवा करने के लिए प्रधान की दो रिश्तेदार महिलाएं थी जो आई हुई थी और वो इसकी तीमारदारी कर रही थी। 2 कमरों का मकान था। बाहर के कमरे में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा बाहर बरामदे में खुलता था और दूसरा अंदर कमरे में। जैसे 2 कमरे हैं, एक ये है, ये बाहर है, इसके अंदर दरवाजा है, ये दूसरा कमरा है। और उस कमरे की 4 फुट की ऊंचाई पर एक सकरी सी खिड़की थी जिसमें बीमार महिला के लिए एक पीतल के बड़े बर्तन में, वो कलशा होता है ना, उससे पानी भर के रखा गया था। अंदर के कमरे में बाहर के कमरे को जाने का जो दरवाजा था उसके अलावा कोई दरवाजा नहीं था, ना खिड़की थी। बाहर बरामदे में खुलने वाला दरवाजा बंद था, उस पर मजबूती से वो संकल जो मैं चेन आपको बताई थी वो चढ़ी हुई थी, उस पर लकड़ी ठोकी गई थी। दोनों कमरों के बीच वाला दरवाजा खुला था। 3 महिलाएं जमीन पर लेटी थी अंदर कमरे में। बीमार महिला जो थी वो बीच में थी और दोनों रिश्तेदार महिलाएं अगल बगल थी, तीनों लेटी हुई हैं। और जो वो बीमार महिला, जो वो प्रधान जी थे, जो उसका पति था, वो कमरे के बाहर खिड़की की तरफ दीवार से सटे बिस्तर पर सोया था। उसने अपना बिस्तर खिड़की से मिला के ही लगाया था। एक लालटेन रखी थी जिसकी रोशनी कम कर दी गई थी तेल बचाने के लिए, तो बत्ती कम हो गई थी तो उजाला भी कम था। आधी रात के करीब जब दोनों कमरे के लोग सो गए तो उस छोटी सी खिड़की से वो तेंदुआ अंदर घुसा, आदमी के बिस्तर से सरकता हुआ, इमेजिन कीजिए आदमी सोया हुआ है, उसके बगल से सरकता हुआ अंदर के कमरे में गया और उस बीमार महिला को जो बीच में सोई हुई थी उसको उठाया। और निकलते टाइम जब वो खिड़की में जाने लगा तो वो पानी से भरे हुए बर्तन में कुछ औरत टकराई होगी या कुछ टकराया, वो नीचे गिरा बर्तन। और जब वो बर्तन जमीन में गिरा तो उसकी आवाज़ हुई। वो आवाज़ होने से घर के लोग जगे एकदम से। वो आदमी ने तुरंत लालटेन की जो बत्ती थी उसको थोड़ा ऊपर किया तो उससे थोड़ा उजाला हुआ, तो देखा कि बीमार महिला खिड़की से नीचे लुढ़की पड़ी है। उसके गले पे 4 दांत के निशान थे। एक पड़ोसी ने, जिसकी पत्नी उस रात बीमार थी, मतलब बीमार महिला की तीमारदारी के लिए गई थी, एक जो बगल की एक पड़ोस की जो महिला थी, घटना के बारे में बताती है जिम कॉर्बेट साहब को कि
उस महिला को बहुत तेज बुखार था और वो लगभग मरने को सी थी, लेकिन अच्छा ही हुआ कि बाघ ने उसे चुना, नहीं तो 2 मौतें होती उस घर में। एक कहानी और बताते हैं। 2 गुज्जर आपस में भाई थे, अपनी 30 भैंसों को एक चारगाह से दूसरी चारगाह में ले जा रहे थे। उनके साथ जो बड़ा वाला भाई था, उसकी बेटी भी थी जिसकी उम्र करीब 12 साल थी। वो लोग इस एरिया में नए थे और शायद उन्होंने इस आदमखोर के बारे में सुना नहीं था, या उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनकी भैंसें के रहते बाघ उनको टच करेगा, उनकी भैंसें उनको बचा लेंगी, ये उम्मीद रही होगी। इन लोगों ने अपना एक खेत में अपना कैंप लगा लिया, मतलब अपना तंबू वंबू जो होता है वो गाड़ लिया। ये रात में रुक जाते हैं। ये गुज्जर वगैरह जो हैं इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं अपने मवेशियों को लेके, अपनी बकरियों को लेके, तो कहीं पे भी रात होने पे अपना कैंप कर लेते हैं। तो इस जगह पर उन्होंने कैंप कर लिया, यानी मतलब कि अपनी रात काटने का जुगाड़ उन्होंने यहीं पे कि चलो अब रात यहीं काटी जाए, वहीं पर रुक गए। ये जगह जो ये लोकेशन थी, ये सड़क के पास 8000 फुट की ऊंचाई पे थी, मतलब जो रोड लेवल से 8000 फीट की हाइट पे थी। नीचे की ओर समतल सी सकरी पट्टी थी, जो सीढ़ी नुमा खेत जैसे होते ना इस टाइप की बनी हुई थी, ऐसे 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 करके नीचे को। ये करीब 1/4 एकड़ का खेत था और काफ़ी लंबे समय से ये बंजर पड़ा हुआ था। ये गुज्जर आसपास के जंगल से लकड़ी काट कर लाए थे। लकड़ी के खूंटों से भैंसों को बांध कर यहाँ शिविर लगा लिए थे इन्होंने। भैंसों की रस्सियाँ थोड़ी लंबी कर ली थी। शाम का भोजन बेटी ने बनाया। खाना खाकर तीनों सड़क और भैंसों के बीच कंबल बिछा के सो गए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अंधेरी रात थी, सुबह होने में काफ़ी टाइम था। अचानक भैंसों की घंटी और उनकी डरी हुई सी आवाज़ें, उनकी सांस की जो करती आवाज़ें वो निकलने लगी थुथनों से उनके। अपने लंबे अनुभव से गुज्जरों को मालूम था कि इस तरह की आवाज़ का मतलब होता है कि आसपास कहीं बाघ है। उन्होंने लालटेन जलाई और भैंसों को चुप करने के लिए उनके बीच में गए और देखने लगे भैंसों को, लेकिन उन्होंने पाया कि किसी भी भैंस की रस्सी खूंटे से नहीं टूटी थी, यानी कि बाघ कोई भी भैंस को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये लोग अपने सोनी जगह जहाँ पे सो रहे थे वहाँ पे लौट के आए। कुछ ही मिनट की बात रही होगी, अपने बिस्तर पर वापस आए तो पाया कि लड़की गायब है। जिस कंबल पर वो लेटी हुई थी वो बच्ची, उस पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे, यानी कि बाघ लड़की को लेके चला गया था उतनी भैंसों के बीच से। सुबह होने पे पिता और चाचा यानी कि दोनों भाई खून के धब्बों की दिशा जो जिस तरफ जा रही थी उस तरफ बढ़ना शुरू किया। जो बधी हुई भैंसों थी उनकी बगल से गुजर कर वो जो नीचे जो मैं खेत आपको बताया सीढ़ी नुमा खेत थे, उनको पार करके थोड़े नीचे की तरफ उतरे। कुछ ही दूरी पर उन्होंने उस लड़की की बॉडी को देखा जिसे बाघ ने आधा खा लिया था, आधे से ज़्यादा ही खा लिया था। उस आदमी ने जिम कॉर्बेट साहब को बताया, उस गुज्जर ने, कि साहब मेरे भाई का जो जन्म हुआ था ये अच्छे मुहूर्त में नहीं हुआ था, उसका कोई बेटा नहीं है, यही एक लड़की थी, इसकी कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी, इससे जो संतान होती वही इसके वंश को, इसके परिवार को आगे चलाती। अब लेकिन बाघ उसे ही खा गया है, क्या करे किस्मत। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि ऐसी कई घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि इस आदमखोर तेंदुए से बहुत सारी घटनाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं और हर घटना की अपनी एक दर्द भरी दास्तां है। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ से गढ़वाल के लोगों के आतंकित होने के कारण की एक पर्याप्त झांकी आपके सामने उन्होंने रख दी है, ये 3-4 उदाहरणों से। और वाकई में अब 125 कहानियां तो वो सुना नहीं सकते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, तो कुछ जो उनके संज्ञान में जो आई।
जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं, यह झांकी तब और स्पष्ट होकर सामने आ सकती है जब आपको यह मालूम हो कि गढ़वाली लोग अंधविश्वास में गहरा विश्वास रखते हैं और बाघ से भी ज्यादा डर उन्हें इसकी शैतानी शक्तियों से था। शैतानी शक्ति का मतलब भूतहा शक्तियां, जैसे कोई प्रेतात्मा या इंसान को मार के उसका खून पीने वाला कोई पिशाच। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है ना इस तरह का अंधविश्वास या विश्वास। मेरे साथ तो बीता है, तो मैं तो विश्वास करता हूँ। मैंने पहले इसका वीडियो भी बना के डाला हुआ है और इस बात का एक उदाहरण दिया उन्होंने। वो बताते हैं कि मैं रुद्रप्रयाग के निरीक्षण भवन में ठहरा हुआ था, जिसमें एक छोटा सा कमरा था। एक सुबह वो निरीक्षण भवन से अपने डाक बंगले से बाहर निकले और बरामदे से अपने लॉन में आए तो देखा कि लॉन में जो दूब होती है, दूब एक घास होती है दोस्तों, आप जानते होंगे दूब घास, वो उगी हुई थी और उसमें धूल जमी हुई थी और उस धूल के ऊपर नरभक्षी जो था उसके पंजों के निशान थे। ये निशान बिल्कुल ताजा थे। मतलब ये था कि बाघ इनके बाहर आने से ठीक पहले वहां से निकला है। पंजों की दिशा से ये क्लियर हो गया था। बंगले से करीब 50 गज दूर यात्रा मार्ग था, जहां से यात्रा चलती थी बद्रीनाथ केदारनाथ वाली। उस रूट पे वो बाघ चला गया था। पांव के निशान देख के पता चल गया था। बंगले और सड़क के बीच उबड़ खाबड़ जमीन थी, जिस कारण सड़क तक जाना संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब बंगले के गेट पर पहुंचे तो जो पंजे के निशान थे वो गुलाब राय जाते हुए दिखाई दिए। गुलाब राय चट्टी जो मैंने बताया था पंडित जी वाली, जहाँ पे पंडित जी की धर्मशाला थी, वही जगह गुलाब राय है। पिछली शाम यानी कि सुबह से पहली जो शाम थी, एक भेड़ बकरियों का एक ग्रुप था जो सड़क से गुजरा था और उनके चलने से जो धूल उड़ी होगी, पाँव से उड़ी धूल, और बाँव उसमें उस धूल में बाघ के पंजे के निशान ऐसे दिख रहे थे जैसे बर्फ के ऊपर पाँव के निशान दिखाई पड़ते ना, एकदम स्पष्ट, एकदम ऐसे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। जब तक जिम कॉर्बेट साहब आदमखोर के पंजों के निशान से मतलब अब तक काफ़ी वाकिफ हो गए थे, पहचान चुके थे। और वो कहते हैं मैं बिना किसी कठिनाई के सैकड़ों बाघों के पंजों में से उसके बाघ के पंजों को पहचान सकता था। आदमखोर बाघों के जो पंजे होते हैं, इनसे कई सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे उसके नर या मादा होना, उसकी उम्र, उसका आकार, कई चीज़ें पता चल जाती हैं। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं मैंने बहुत पहले जब पहली बार इस आदमखोर के पंजों के निशान देखे थे तो बड़ी सावधानी से उनका निरीक्षण किया था और तब ये निष्कर्ष निकाला था कि वो आकार में आम किस्म के बाघों से कुछ बड़ा बाघ है और कुछ एजेड भी है, कुछ बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है। इस सुबह जब उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया तो इन्होंने पाया कि वह कुछ ही मिनट पहले इनसे आगे आगे गया है और बड़े आराम से धीरे धीरे चल रहा है। उसे कहीं की कोई जल्दी नहीं है, इनके आगे आगे जा रहा है। उसे पता भी नहीं है कि पीछे पीछे जिम कॉर्बेट साहब आ रहे हैं। सुबह का टाइम था, सड़क पे कोई यातायात नहीं था और सड़क में मोड़ भी बहुत थे, कई मोड़ नुमा सड़क थी जैसे पहाड़ों की होती है। यह भी संभव था कि बाघ दिन के समय जंगल से बाहर ना निकलने के अपने नियम को ना तोड़ दे, क्योंकि अमूमतः बाघ जो है दिन भर जंगल में ही रहता था, शाम को ही एक्टिविटी करता था और कहीं यहाँ रुका हुआ ना हो, अपने नियम को तोड़ दे और यहीं कहीं छिप के बैठा हो। इसलिए हर मोड़ पर बड़ी सावधानी के साथ जिम कॉर्बेट साहब आगे बढ़ते रहे। करीब 1 किलोमीटर दूर जाने पे वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां से बाघ ने सड़क छोड़ दी थी। अब वो घनी झाड़ियों और एक जो जंगल था उसके अंदर की तरफ चला गया था। वहीं पर घनी झाड़ियां थी, चीड़ का जंगल था, उसके अंदर की तरफ वो घुस गया था। जहां पर बाघ ने सड़क छोड़ी थी वहां से 100 गज एक छोटा सा खेत था, 100 गज की दूरी पे। उसके बीच में कांटों की एक बाड़ थी। ये बाड़ खेत के मालिक ने इसलिए लगाई थी कि भेड़ बकरी वाले जो भोटिया लोग, वो किराए पे अपनी जगह देता था, यहाँ रात गुजारे और उनकी बकरियों से
जो गोबर होता था वो उनकी खेत के काम आ जाता था। और इस भाड़े में भेड़ बकरियों का एक ग्रुप रुका हुआ था। ये वही ग्रुप था जो पिछली शाम निकला था। इन भेड़ बकरियों का जो मालिक था थोड़े रूखे स्वभाव का व्यक्ति था, जिसके चेहरे से लगता था कि ये करीब 50 वर्षों से खरीद बेचने के बिजनेस में लगा हुआ है। जब जिम कॉर्बेट साहब उसके पास पहुंचे तो वो कांटों वाली बाड़ को हटा रहा था। जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा उससे, तो उसने बताया कि नहीं साहब, मैंने बाघ तो कहीं नहीं देखा है, लेकिन आज सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरे मुंह उसके कुत्ते भौंक रहे थे। और फिर कुछ देर बाद सड़क के ऊपर जंगल में कांकड़ के बोलने की आवाज़ आई। उससे उस दिशा की तरफ इशारा किया जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब ने उसके बाघ को सड़क छोड़ के जाते हुए पाँव के निशान देखे थे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उससे पूछा कि भाई तुम अपना कोई बकरा बेचोगे? तो उसने पूछा कि कॉर्बेट साहब उसका बकरा क्यों खरीदना चाहते हैं? तो साहब ने बोला कि वो उस आदमखोर को ललचाने के लिए इस बकरे को मैं बांधूंगा और उस पर मैं इस पर बैठूंगा। तो वो आदमी जो है बाढ़ के कांटों को हटाया और बाहर आया। जिम कॉर्बेट साहब से एक सिगरेट ली और सड़क के किनारे पर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया, सिगरेट जलाई। कुछ देर तक सिगरेट पीता रहा और बहुत देर तक उसने कोई जवाब ही नहीं दिया जिम कॉर्बेट साहब का। फिर उसने बोलना शुरू किया कि साहब, सब आपके बारे में चर्चा करते हैं। मैं बद्रीनाथ के नज़दीक अपने गांव से जब यहाँ आ रहा था तो मैंने आपके विषय में सुना था और मुझे बड़ा दुख है कि आप बेकार के इस काम में लगे हैं। आप अपने घर से यहाँ इतना दूर आए हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ जितनी भी इंसानों और जानवरों की मौत हुई है उनके लिए कोई बाघ वाघ नहीं, भूत प्रेत जिम्मेदार हैं। गोली या किसी और तरीके से आप उन्हें नहीं मार सकते। इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन जरा मुझे एक सिगरेट और पिलाओ। जिम कॉर्बेट साहब ने एक सिगरेट और दी, उसने जलाई। वो सुनाता है किस्सा, सुनिए अब आप भी। अब वो सुना रहा है, ये किस्सा मुझे मेरे पिताजी ने सुनाया था और हर कोई जानता है कि मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। यह आदमी सुना रहा है, ठीक है किस्सा। अब बोला कि मेरे पिताजी तब जवान थे और मैं पैदा भी नहीं हुआ था। जिस तरह से आज यहाँ भूत प्रेत की छाया मंडरा रही है, ऐसे ही एक छाया तब मेरे गांव में आई थी और लोगों ने उसे बाघ कहा था। तब उसे फंसाने के लिए पिंजरा बनाया गया था। कुछ शिकारी भी पेड़ पे बैठे थे। शिकारियों ने उस पर गोली भी चलाई थी, लेकिन ये वो मरा नहीं। जब उसे मारने के सभी प्रयास निष्फल हो गए, बेकार हो गए, तो लोगों में स्वाभाविक था साहब आतंक फैल गया। किसी में साहस नहीं रह गया था कि वो सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले अपने घर से बाहर भी कदम रखे। तब हमारे गांव और आसपास के गांव के प्रधानों ने एक पंचायत बुलाई। पंचों को बताया गया कि ये आदमखोर बाघ से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय ढूंढा जाए, उसके लिए हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। उसी समय एक आदमी जिसका पोता एक रात पहले ही बाघ द्वारा मारा गया था, वो शमशान घाट से लौट के आया था उसकी अंत्येष्टि करके। वो उठा और बताने लगा उसने उसके पोते को मारने, मतलब उसके पोते को मारने वाला कोई बाघ नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अपने पोते के बगल में सोया हुआ था। पोते को मारने वाला उनकी ही बिरादरी का कोई व्यक्ति था। उसने उस आदमी का मांस व खून के भक्षण के लिए बाघ की शक्ल बना रखी थी। ऐसे व्यक्ति को उन तरीकों से नहीं मारा जा सकता है जिनसे उसे मारने की कोशिश हो रही है। अगर उसे मारना है तो उसका एक ही तरीका है कि उसे आग से मारा जाए, मतलब उसको जला दिया जाए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि उसे एक साधु पे संदेह है जो खंडहर बने मंदिर, एक मंदिर था जो खंडहर में तब्दील हो गया था, उसके नज़दीकी एक झोपड़ी में रहता है।
ऐसा सुनते ही पंचायत में शोरगुल शुरू हो गया। कुछ का मानना था कि इस बूढ़े व्यक्ति का पोता गुजर गया इसलिए ये पागल हो गया है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यार ये बूढ़ा हो सकता है सही कह रहा हो। उन्होंने याद दिलाया कि जिस दिन से वो साधु गांव में आया है उसी दिन से गांव में लोगों की मौत होनी शुरू हुई है। और फिर याद किया गया तो याद आया कि जिस दिन आदमी मतलब पहला आदमी मारा गया था उसके अगले दिन वो साधु दिन भर धूप में अपनी खटिया डाल के सोया रहा था। अब शोरगुल थोड़ा थम गया था और काफ़ी बहस भी हो चुकी थी। तब जो पंचायत थी उसने अपना फैसला दिया कि तत्काल कोई कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी और साधु की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखी जाएगी। अब पंचायत ने 3 पार्टियां बनाई। पहली पार्टी का विचार था कि अगली मार की अनुमानित रात, समझ रहे ना आप मेरी बात को, कि कब मार होगी उस दिन से नज़र रखी जाए, क्योंकि जो भी एक मौत होती थी वो एक निश्चित अंतराल के बाद होती थी और ये अगली जो मौत होगी या अटैक होगा ये किस रात होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता था। जैसे आज मारा तो आज से 2 दिन तक नहीं होगा, उसके फिर अगले दिन होगा, क्योंकि इतने दिन का तो भोजन हो गया बाघ के पास। उन रातों को पहली और दूसरी पार्टी पहरा देती रही और साधु जो था अपनी झोपड़ी में ही रहा। तो ये आदमी बताता है कि मेरे पिताजी तीसरी पार्टी में थे, जो 3 पार्टियां बनी थी उसमें तीसरी पार्टी में थे। शाम को अंधेरा होते ही उन्होंने चुपचाप पोजीशन ले ली थी उस पार्टी ने। रात के टाइम में झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला, साधु बाहर आया और अंधेरे में कहीं खो गया। कुछ घंटे बाद दूर ऊपर पहाड़ी से एक चीख सुनाई पड़ी और उसके बाद चारों ओर शांति हो गई, एकदम शांति छा गई वो चीख के बाद। मेरे पिताजी की पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने उस रात पलकें बंद नहीं की थी। मतलब ये वो आदमी कहता है जैसे ही सुबह का हल्का हल्का उजाला हुआ, हल्का उजाला होता है ना पाँव फटने का टाइम, साधु अपनी झोपड़ी की तरफ वापस आ रहा था। उसके हाथों में और मुंह में पूरा खून लगा हुआ था। जब साधु झोपड़ी के अंदर चला गया और उसने दरवाजे बंद कर दिए तो ये जो तीसरी पार्टी के लोग थे निगरानी कर रहे थे, ये झोपड़ी तक गए। इन्होंने बाहर से लटकी हुई सांकल को खूंटी में चढ़ाया, उसको ठूंठे से एक से लॉक कर दिया और साधु मतलब लॉक कर दिया तो साधु बाहर नहीं आ सकता है। फिर वो अपने जो उनके सूखे घास के गट्ठर थे अपने गांव में जो उन्होंने रखे थे वो सब गट्ठर उठा के लाए, सूखी घास को झोपड़ी के चारों ओर और झोपड़ी के ऊपर पूरा फैला दिया सूखी घास को, और उसके बाद उसमें आग जला दी। और जब तक सूरज पूरा उगता झोपड़ी राख में बदल चुकी थी, साधु मर गया था, जल गया था, खत्म हो गया था और उस दिन से कोई मौत भी नहीं हुई थी। मतलब उस दिन के बाद किसी आदमी की कोई मौत नहीं हुई, कोई बाघ किसी आदमी को नहीं ले गया। अब तक यहाँ रुद्रप्रयाग के किसी भी साधु पर संदेह नहीं गया है, लेकिन छुटकारा पाने का यह तरीका अगर मेरे पिताजी के समय में अपनाया गया था तो हमारे समय में भी अपनाया जाना चाहिए। और तब तक अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो तब तक गढ़वाल के लोगों को ये परेशानी, इस दर्द को सहना ही पड़ेगा। आपने पूछा साहब कि क्या मैं आपको बकरा बेचूंगा? तो साहब सुनिए, मैं आपको बकरा नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरे पास कोई बकरा बिकाऊ नहीं है। लेकिन मेरा किस्सा सुनने के बाद भी अगर आप उसे बांधना चाहते हैं, जिसे आप बाघ कह रहे हैं, तो मैं आपको एक भेड़ अपनी जो है उधार दे देता हूं। अगर ये मारी गई तो आप मुझे उसकी कीमत दे देना, और नहीं मारी गई तो कोई बात नहीं, मैं अपनी भेड़ को लूँगा और मैं चला जाऊँगा। और साहब ऐसा है कि मैं आज का दिन और आज की रात यहीं पर हूँ, लेकिन कल भोटिया नक्षत्र के उदय होने पे मुझे आगे चल देना है। भोटिया नक्षत्र कोई सितारा देख करके जो दिख जाए तो उसके बाद जर्नी आगे बढ़ा देनी है अपनी। अब जिम कॉर्बेट साहब डाक बंगले लौट गए और शाम के टाइम दोबारा जो है इस भेड़ वाले दोस्त के पास आए अपने, और उससे एक भेड़ ले ली। ये भेड़ काफ़ी मोटी और तगड़ी थी कि बाघ को 2 रात का भोजन दे सकती थी।
कॉर्बेट साहब ने उसे रास्ते के पास भेड़ को बांध दिया, जहाँ से 12 घंटे पहले बाघ गुजरा था, यानी कि सुबह के टाइम बाघ गुजरा था, उस जगह पे उसको टाइट कर दिया, उसको बांध दिया। अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट साहब उठे और जैसे ही बंगले से बाहर निकले तो उन्हें फिर आदमखोर बाघों के पंजों के निशान बरामद हुए, मतलब फिर दिखाई पड़े। इस बार जाते हुए दिख रहे थे, यानी कि गुलाब राय की तरफ से आए थे और बंगले में एक तरह से हाजिरी देने के बाद रुद्रप्रयाग बाजार की तरफ चले गए थे। असल में सच्चाई यह थी कि वो जो बाघ था वो किसी इंसान की फिराक में था, और इसका प्रमाण ये था कि इन्होंने जो भेड़ उसके लिए बांधी थी उसने उसमें कोई रुचि नहीं ली। कॉर्बेट साहब बताते हैं कि मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने भेड़ को नहीं खाया है। हालांकि ये स्पष्ट दिख रहा था, जब मैं उस भेड़ को बांध रहा था उसके थोड़ी ही देर बाद उसने भेड़ को मार दिया था। उसने भेड़ को मार जरूर दिया था लेकिन खाया नहीं था। उसे खाने के लिए कोई मानव ही चाहिए था, किसी इंसान की ही जरूरत थी। मतलब क्या दुर्दांतता होगी यार, मैं तो सोच के आदमी घबरा जाए। उस भेड़ का मालिक बोला, साहब अपना समय और अपने पैसे बचाओ और अपनी बकरियों को सीटी बजाई, उसका इशारा था, और अपना हरिद्वार वाला जो जाने का जो रास्ता था वो पकड़ लिया। इससे पहले भी इसी तरह का एक वाकया रुद्रप्रयाग के पास हुआ था, लेकिन उसका हश्र बुरा नहीं हुआ था, मतलब उससे मारा नहीं गया था, जलाया नहीं गया था, और मामला राजी खुशी से निपट गया था। अपने रिश्तेदारों और मित्रों के मारे जाने से लोग बहुत उत्तेजित थे। लोगों ये मानते थे कि कोई व्यक्ति ही इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। 10 जूला एक गांव है, पट्टी है, 10 जूलिया पट्टी के कोठागी गांव का के एक साधु को इन लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले वो अपना बदला निकाल पाते, यानी उसे मार पाते, उसको जलाते या मार देते, तो उस टाइम के जो गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर थे फिलिप मेशन, वो वहाँ पहुँच गए। वो वहीं कहीं नज़दीक के दौरे पे थे और भीड़ के मिजाज को देखते हुए और अपने एक अनुभवी व्यक्ति होने के का उन्होंने जो है बोला, मेशन साहब ने, कि इसमें कोई संदेह नहीं, असली गुनाहगार को पकड़ लिया जाए, लेकिन इससे पहले उसे मारा जाए। कानून का तकाजा ये है कि उसके ने जो अपराध किया है वो प्रमाणित किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि भाई हम ये साधु को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। कुछ दिन देखते हैं, भीड़ सहमत हो गई और 7 दिन और 7 रात के लिए साधु पुलिस की पहरेदारी में जेल में बंद रहा। पब्लिक भी उतनी ही सावधानी से उस पर नजर रखी हुई थी जेल के बाहर से, यानी कि वो तो जेल में तो, लेकिन बाहर तो लोग हैं। 8वीं सुबह जब पहरेदारी और निगरानी करने वाले बदले जा रहे, चेंज हो रहे थे, ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो रही थी, तो एक आदमी कोई खबर लेकर के आया कि पिछली रात कुछ मील दूर एक मकान में घुसकर एक बाघ ने एक आदमी को मार दिया है। जनता ने साधु को छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं की। लोग स्वयं को खुद को सांत्वना देने लगे कि इस बार गलती से गलत आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन अगली बार गलती नहीं होगी, अगली बार सही आदमी पकड़ा जाएगा। तो ये हमारे अंधविश्वासों का था, थोड़ा है, अभी भी है, अंधविश्वास बहुत है। अच्छा, गढ़वाल में आदमखोर द्वारा की गई हत्याओं के बारे में कहा जाता है कि वह साधुओं ने की, और नैनीताल, अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं के जिलों में इन हत्याओं के लिए तराई में रहने वाले जो बोक्सा जनजाति है उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे भोटिया होते हैं, इसी तरह से बोक्सा भी एक जनजाति है। भोटिया लोग जो है हिमालयन क्षेत्र में रहते हैं, ऊंचाइयों पे, और बोक्सा जो जनजाति है ये तराई वाले क्षेत्रों में रहती है। ये मैदानी क्षेत्र जो हमारे उत्तरांचल का है वहाँ रहते हैं।
बोक्सा जनजाति के लोग भी अ, पशुओं से ही अपना गुजारा करते हैं, भेड़ बकरियों को पालते हैं, गाय भैंसों को पालते हैं, उनका भी गुजारा वही उन्हीं से चलता है। लोगों का ऐसा का कुछ ऐसा विश्वास था कि साधु मानव या मानव रक्त के लालच में ऐसा करते हैं, और बोक्सा जो है वो गहने या किसी कीमती सामान के लिए करते हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा में आदमखोर ने जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा मारा था, यानी कि जो डेथ थी वो लेडीज़ के रेशियो में, जेंट्स के रेशियो में लेडीज़ की ज़्यादा थी। इसीलिए ये माना जाता था कि उनके जो पहने उन्होंने जवाहरात जो पहने होते थे सोने चांदी के, उनको लूटने के लिए ये बोक्सा लोग मार देते हैं। लेकिन असली कारण तो तेंदुआ था, इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं, मैं बहुत ही सुनसान जगहों पर रहा हूँ और उस एकांत में मेरी कल्पना ही मेरी साथी होती है। ऐसे भी मौके आए जब वो रुद्रप्रयाग में बैठे बैठे एक साथ 28 रातें पुल और चौराहे की निगरानी करने में गुजारी। गांव को जाने वाले रास्तों में जहाँ पे पशु या मनुष्य मारा गया है उसकी लाश के पास बैठ के बाप की प्रतीक्षा की। कई रातें जंगलों में बिताई। तो इनके जो कल्पना का जो बाघ था वो बहुत बड़ा था। वो कोई राक्षस था जिसका सर जो है बाघ का सा था। और ये कहते कि ये मुझे ऐसा तब लगा जब मैंने उस बाघ को पहली बार देखा। इतना बड़ा सर उसका, एक दैत्य जो रातों को मेरे जगने का इंतज़ार करता है, मतलब कि वो मैं उसके शिकार के लिए उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं ये शो कर रहा हूँ कि मैं बाघ से ज़्यादा अक्लमंद हूँ। तो मुझे लगता है कि वो बाघ जो है मेरी हंसी उड़ाता होगा, वो हंस हंस के लोटपोट हो जाता होगा और अपने होंठों पे जीभ फिराता होगा, फिर सोचता होगा कि बेटा वो समय भी आएगा, तू जरा सा सावधान हो और मैं तेरी गर्दन में अपने दांत फंसा लूँ। तो ये था जिम कॉर्बेट साहब की सोच, कल्पना ही उनकी साथी थी, तो ये सब सोचते थे। बाघ उनके विषय में ये सब सोचता ही होगा। ये मतलब ये सब जिम कॉर्बेट साहब का एक अपनी कल्पना थी, अपनी सोच थी। अब ये बात भी पूछी जा सकती है हमसे आपसे कि जब नरभक्षी रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए आतंक बना हुआ था तब सरकार क्या कर रही थी साहब? सैकड़ों मील पैदल चलकर प्रभावित गांव वाले के लिए क्या सरकार कर रही थी? तो जिम कॉर्बेट साहब ने जब इन एरिया का जायजा लिया तो इस बात को पक्के तौर पे कहते हैं कि सरकार ने इस आतंक की चुनौती को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। कई तरह के पुरस्कार घोषित किए थे जो स्थानीय लोगों के हिसाब से 10,000 रुपया नगद और 2 गांव के उपहार के बराबर थे। ये राशि इस क्षेत्र के जो एरिया था यहाँ पे 4,000 लाइसेंस धारक थे जिनको अलाउ कर दिया था मारो। इसके अलावा कुछ शिकारियों को अच्छे वेतन पे नियुक्त किया गया था और आश्वासन दिया गया था उन्हें कि अगर उनका प्रयास कामयाब रहा तो उन्हें विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। पहले के 4,000 लाइसेंस शुदा बंदूकों के अलावा आदमखोर से निपटने के लिए 300 विशेष लाइसेंस और जारी किए गए थे। लैंसीडाउन गढ़वाल में एक शहर है, वहाँ पे जो गढ़वाल राइफल्स की जो क्या कहते हैं यार, रेजिमेंट थी यार, राइफल्स के जो क्या कहते हैं यार उसको, जो जहाँ पे रहते हेडक्वार्टर था, तो वहाँ से जब कोई फौजी छुट्टी जाता था तो जो अफसर थे वो उसे बंदूक ले जाने की परमिशन देते थे और साथ में उसको हथियार भी उपलब्ध कराते थे। आदमखोर को मारने के लिए गोलियां देते थे। अखबारों के जरिए सभी शिकारियों से आह्वान किया गया था देश भर के कि इस आदमखोर को मारने में सहायता करें। जिन रास्तों से आदमखोर गुजरता था उन रास्तों पर झटका द्वार वाले पिंजरे लगाए गए थे। झटका द्वार वाले पिंजरे का मतलब जैसे चूहेदानी होती है ना, आपने देखा होगा कि चूहेदानी के अंदर एक तार से रोटी का टुकड़ा फंसा देते हैं और जैसे ही चूहा अंदर जाके
जाता है और रोटी को पकड़ता है तो वो फट से जो है उसका रास्ता बंद हो जाता है, तो चूहेदानी बंद होकर रह जाता है। तो लगभग उसी तरीके से झटका द्वार पिंजरा भी बनाया गया था, किसी तरह से भी इस तेंदुए को पकड़ने के लिए। पटवारी और अपना सरकारी कर्मचारी, इन लोगों को जहर भी दिया गया था कि यदि कोई मृत व्यक्ति या कोई मृत पशु हो तो ये जहर उसके ऊपर डाल दें, जिसको तेंदुआ खाए और जहर खा के मर जाए। भाई हर तरह से कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा ऐसे भी सरकारी कर्मचारी थे जो नौकरी के बाद खुद जो है जंगलों में बाघ की खोज में निकल जाते थे, लाइसेंस मिल चुके थे, तो नौकरी, दिन भर नौकरी कर रहे, शाम को जो है छुट्टी में अपना घर आते हुए बाघ को खोजते हुए आते थे। इन सभी जो सम्मिलित प्रयास थे, इनका एक ही परिणाम हुआ कि, एक मिनट दोस्तों, कि पंजे पे गोलियां चली तो पंजे में बाघ की गोली लगी, जिससे उसके पंजे के खाल का अगला हिस्से का एक टुकड़ा निकल गया था। गढ़वाल के जो डिप्टी कमिश्नर के सरकारी दस्तावेज थे उसमें ये बात दर्ज है कि इस गोली के लगने का यह असर हुआ कि गोली उसके पंजे पे लगते हुए उसकी खाल से उसके मांस को अलग कर गई, और उसके बाद इस बाघ का शिकार करने का, नहीं, बाघ द्वारा शिकार करने का मामला और ज़्यादा बढ़ गया, और वो इतना चालाक हो गया, जिस एरिया में बॉडी पे जहर पड़ा होता था उस जगह को नहीं खाता था, बाकी जगह से खा जाता था। सरकारी रिकॉर्ड में 3 घटनाएं दर्ज हैं जिनका वर्णन कॉर्बेट साहब ने संक्षेप में किया है। मैं भी सुनाता हूं आपको। पहली घटना सुनिए। अखबारों में अपील को देखते हुए 1921 में 2 अंग्रेज अफसर आदमखोर को मारने के इरादे से आए रुद्रप्रयाग। उन्होंने कहा हम मारेंगे। बाघ जो है अलकनंदा नदी के एक तट से दूसरे तट पर जाने के लिए, मतलब इधर से इस किनारे से उस किनारे पर जाने के लिए एक ब्रिज का इस्तेमाल करता था। एक सस्पेंशन ब्रिज था, मतलब पैदल पुल, अरे जिसे झूला पुल कहते हैं, होते हैं ना, ये पुल नदी के दोनों तटों को जोड़ता था। तो उनका विचार यही था कि ये जो है इसी पुल से आता है, और उन्होंने ऐसा कैसे सोचा कि वो इसी रास्ते से आता है। तो जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है और मैं इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कि उन्होंने ये ऐसा कैसे सोच लिया कि पुल से ही आर पार करेगा। बहरहाल उन्होंने रात को, उन अफसरों ने बाघ को जब वो रात में पुल पार करेगा तो उसको उस टाइम मारेंगे, ये उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने सोचा जब रात में बाघ पुल पार करेगा उसे जो है शूट कर देंगे, बाघ आराम से मारा जाएगा। अब वो दोनों अंग्रेज पुल के दोनों किनारों पे जो स्तंभ बने होते हैं, जानते हैं ना, पैदल पुल पे सीमेंट और पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ बने होते हैं, काफ़ी चौड़े काफ़ी बड़े होते हैं। वो पुल के तारों को मजबूती से जोड़े रखने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, चौड़े होते हैं। वो जो झूला पुल होता है उसका सारा भार इन्हीं स्तंभों पर होता है। इन के ऊपर इतनी जगह होती है कि एक इंसान आसानी से वहाँ पे बैठ जाए। एक अच्छी खासी जगह ऊपर बनी होती है क्योंकि इतने चौड़े होते हैं, आराम से बैठ सकता है। अब ये लोग जो है अपनी योजना के अनुसार एक शिकारी पुल के इस तरफ के स्तंभ में और दूसरा शिकारी दाएं तरफ वाले जो था स्तंभ पुल के उस तरफ, उस पर चढ़ के बैठ गया। अब उन्हें वहाँ बैठे बैठे 2 महीने गुजर गए दोस्तों। एक शाम बाएं किनारे की तरफ वाले व्यक्ति ने देखा, जो अफसर था, कि बाघ नीचे लगे घुमावदार रस्से के पास से पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसने बाघ के पुल तक पहुंचने का इंतजार किया और जैसे ही बाघ पुल पर पहुंचा उसने दाएं गोली चला दी। जो ही गोली चली तो जो दाएं किनारा वाला व्यक्ति था उसने भी अपनी पिस्तौल निकाली और 6 गोलियां बाघ पर दाग दी। दाएं 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 6 गोलियां दाग दी, उसका पिस्तौल थी। दूसरी सुबह पुल में, उस पुल से
पहाड़ी की तरफ जहाँ भाग गया था, जिस तरफ भाग गया था, खून के निशान मिले। तो इन लोगों को ये लगा कि गोलियां से जो घाव हुए हैं उससे ये बाघ मर चुका है, अब ये जिंदा नहीं होगा, ये मर चुका होगा। तो कई दिनों तक बाघ की जो है बॉडी खोजी जाने लगे, वो लोग ढूंढते रहे बाघ की बॉडी, कई दिनों तक ढूंढा। और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गोली की चोट लगने के बाद बाघ ने 6 महीने तक कोई मानव हत्या नहीं की, किसी इंसान के ऊपर अटैक नहीं किया। इस घटना के बारे में जिम कॉर्बेट साहब को उन लोगों ने बताया जिन्होंने 7 गोलियों की आवाज़ सुनी थी और उस घायल बाघ को ढूंढने में मदद की थी। दोनों शिकारी और इनके जो सूचना स्रोत का सोचना था कि पहली गोली बाघ की पीठ पे और जो बाघ की 6 गोलियां थी वो उसके सिर पे लगी थी, इसलिए लंबे समय तक बहुत बारीकी से जो है उसको ढूंढा गया था, लेकिन नहीं मिला था। खून के निशान का विवरण जो जिम कॉर्बेट साहब को दिया गया था उसमें उनकी राय थी कि शिकारी ये गलत सोच रहे थे कि उन्होंने बाघ के पीठ और सर पे गोली मारी है, क्योंकि खून के निशान के जो दिख रहे थे उसके मुताबिक ये पाँव की ही चोट रही होगी। और ये इतना एक्सपीरियंस था जिम कॉर्बेट साहब को, और जब बाद में उन्होंने बाघ को मारा तो ये देख के इन्हें वाकई में खुशी हुई कि इनका अनुमान सही था कि बाएं तट वाले शिकारी की गोली बाघ के बाएं पंजे के तले पर लगी और पंजे के अगले हिस्से का बस एक टुकड़ा लेकर के उड़ गई, एक टुकड़ा उसने उखाड़ दिया, और दाएं किनारे के शिकारी की सभी गोलियां वो वेस्ट गई। अब दूसरा कुछ किस्सा सुनिए, जो अभी बताया था ना झटका द्वार वाला पिंजरा, तो झटका द्वार, पता नहीं आज कॉल बहुत आ रही है, तो झटका द्वार के किसके पिंजरों में, उन पिंजरों में करीब 20 बाघ पकड़ लिए गए थे, उन पिंजरों में 20 बाघ पकड़ में आ गए थे, और उनमें से एक बाघ को आदमखोर माना जा रहा था कि हाँ एक बाघ ये है जो आदमखोर है। अब उसे बोला कि भाई मार दो, लेकिन वो हिंदू बाहुल्य, हिंदू सब लोग, तो कोई हिंदू तैयार नहीं हो रहा था इसको मारने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो इसे मार देंगे तो जिन व्यक्तियों को इस बाघ ने खाया है उनकी आत्माएं मारने वाले व्यक्ति को परेशान करेंगी। तो इसलिए एक भारतीय क्रिश्चियन था, एक उसको इस काम के लिए चुना गया। वो करीब 30 मील दूर गांव में रहता था, लेकिन जब तक वो बाघ के पास पहुंचा, जानते हैं बाघ ने क्या किया था? अब आप, मतलब बाघ भाग गया था, अब आप सोचिए कैसे भागा होगा, चालाक। अब देखिए पिंजरा है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर इतनी जगह से तो कवर्ड है, नीचे जमीन है। तो बाघ इतना चालाक था, उसने नीचे नीचे जमीन को खोदना शुरू किया और खोद खोद करके इतनी जगह बना ली कि वो उसके नीचे से निकल के पिंजरे से बाहर हो गया और भाग गया। तो सोचो, तो जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, कितना चतुर चालाक समझदार बाघ होगा ये। सच में कहते हैं कि आदमखोर का दिमाग बहुत तेज हो जाता है, जहां पे हमारी सोच खत्म होती है वहां से वो सोचना शुरू करता है। अब तीसरा, मैं हंस रहा हूं लेकिन मैं ये कि चालाकी से हंस रहा हूं। अब आपको तीसरा किस्सा इसका सुनाता हूं जो सरकारी दस्तावेजों में है। एक व्यक्ति को मारने के बाद बाघ उस व्यक्ति को लेके जंगल में चला गया। अब दूसरे दिन जब उस खोए हुए व्यक्ति की खोज की जा रही थी तो पाया गया कि बाघ जो है जंगल से बाहर निकल गया है, और फिर उसका पीछा किया गया तो वो एक गुफा के अंदर घुसते हुए दिखा गया। तो तुरंत ही उन लोगों ने क्या किया, गुफा के मुहाने को बड़े पत्थरों से, झाड़ झंकार, खूब कटीली झाड़ियां आदियों से पैक कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब जो गुफा का जो रास्ता था अंदर बाहर करने का, जो मुहाना था, उसको बिल्कुल पैक कर दिया, बिल्कुल अच्छी तरह बंद कर दिया। अब हर रोज इस गुफा को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती थी। भाई जिसको पता चलता था वो आता था देखने के लिए कि ये भैया वहाँ गुफा में उस बाघ को बंद कर दिया है। पांचवा दिन था करीब,
500-600 लोगों की भीड़ थी। तो एक व्यक्ति, उसका नाम रिकॉर्ड में कहीं है नहीं, लेकिन वो वहाँ का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। हिकारत से कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये कोई बाग वाग नहीं है अंदर, सब लोग फालतू में जमा हो रहे हो। ऐसे कैसे बाग को कोई बंद कर लेगा? कोई बाग होता अभी तक खोल खाल के निकल जाता, कोई बाग नहीं है अंदर। और ये बोलते हुए वो गुफा के पास गया और उससे कांटे वाटे और पत्थर हटाने शुरू कर दिए। और जैसे ही उसने एक बड़ा पत्थर हटाया, अचानक अंदर से बाघ बाहर की तरफ लपका और वहां खड़े 500-600 लोग जो थे उनके बीच में से आराम से सुरक्षित निकल गया। ये घटनाएं उसके कुछ ही दिनों बाद हुई थी, जब वह बाघ आदमखोर बना ही था, मतलब जब नया नया आदमखोर बना था, उसके तुरंत बाद ही ये सब घटनाएं हो चुकी थी। अगर उस बाघ को पुल में या पिंजरे में या बंद गुफा में ही मार दिया होता तो करीब 100 से कहीं ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और गढ़वाल भी इतने सालों की जो यंत्रणा थी, परेशानियां थी, दुख थे, दर्द थे, इनसे बच जाता। तो दोस्तों, इस तरह से ये बाघ की दिमाग की सारी और इसके किस्से मैंने आपको सुनाए। इस किताब का जो दूसरा चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है और अब हम चलेंगे तीसरे चैप्टर पे, लेकिन अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, जो मित्र पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर कहानी पसंद आई हो। और सब्सक्राइब ही नहीं, अपने लाइक और कमेंट भी करें। और अगर इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा दें। और जो मेरे मित्र हैं पहले से चैनल पे आते हैं, उन सबका तो मैं वैसे ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा मेरी कहानियों को सुनते हैं, मुझे मेरे को वीडियो में देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे नहीं, मेरी स्टोरी को कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करता हूँ दोस्तों। उत्तरांचल डायरीज आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। अपने इस दोस्त को आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ कहानी के अगले भाग में। तब तक का के लिए बाय बाय करना चाहता हूँ। जय बद्री विशाल, जय जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती। बाय बाय दोस्तों। मेरे पास रिमोट नहीं है ना, रिमोट मेरे को आता नहीं चलाना।